स्टालोस को कैसे धोखा दिया गया। माँ, मैंने एक बहुत ही अद्भुत आदमी को देखा है, एक दिन एक छोटे लड़के ने कहा। जब वो लैपलैंड में एक झोपड़ी में दाखिल हुआ, उसकी बाहों में लकड़ियों का वो गट्ठर था जिसे इकट्ठा करने के लिए उसे भेजा गया था। क्या तुमने ऐसा किया, मेरे बेटे, और वह कैसा था? माँ ने पूछा, जैसे ही उसने बच्चे का चर्मकोट उतारा और उसे दरवाजे की चौखट पर हिलाया। खैर, मैं लकड़ियों के लिए झुकते झुकते थक गया था और आराम करने के लिए एक पेड़ से टिका हुआ था, जब मैंने मृत पत्तियों के बीच से श श की आवाज़ सुनी। मैंने सोचा कि शायद ये कोई भेड़िया है, इसलिए मैं एकदम शांत खड़ा रहा। लेकिन जल्दी एक लंबा आदमी आया जो पिताजी से दोगुना लंबा था, जिसकी लंबी लाल दाढ़ी थी और एक लाल अंगरखा था जिसे चांदी के करधनी से बांधा गया था, जिसमें से एक चांदी के हैंडल वाला चाकू लटका हुआ था। उसके पीछे एक बड़ा कुत्ता था, जो किसी भी भेड़िए या यहाँ तक कि एक भालू से भी अधिक शक्तिशाली लग रहा था। लेकिन आप इतनी पीली क्यों हैं, माँ? वह स्टालो था, उसने कांपती आवाज में कहा। स्टालो, वो आदमी खाने वाला। तुमने छिपकर अच्छा किया, नहीं तो तुम कभी वापस नहीं आते। लेकिन याद रखो कि हालांकि वह इतना लंबा और मजबूत है, वह बहुत मूर्ख है, और कई लैप उसके चंगुल से बचकर निकल आए हैं, उसके साथ कोई चालाक चाल चलकर। माँ और बेटे की इस बातचीत के कुछ समय बाद ही जंगल में ये चर्चा होने लगी कि पट्टो नामक एक बूढ़े व्यक्ति के बच्चे एक एक करके गायब हो गए हैं, किसी को नहीं पता कि वे कहाँ चले गए हैं। दुखी पिता ने आसपास के इलाकों में कई मील तक खोजबीन की, लेकिन उन्हें एक जूता या रुमाल तक नहीं मिला जिससे पता चल सके कि वे कहाँ चले गए थे। लेकिन आखिरकार एक छोटा लड़का खबर लेकर आया कि उसने स्टेलो को एक कुएं के पीछे छिपा हुआ देखा है, जिसके पास बच्चे खेला करते थे। लड़का झाड़ियों के एक झुरमुट के पीछे इंतजार कर रहा था कि क्या होगा, और धीरे धीरे उसने देखा कि स्टेलो ने कुएं के रास्ते में एक चालाक जाल बिछा रखा था, और जो कोई भी उसके ऊपर गिरेगा वह पानी में लुढ़क जाएगा और डूब जाएगा। और जैसा कि उसने देखा, पेटो की सबसे छोटी बेटी खुशी खुशी रास्ते से नीचे भाग रही थी, जब तक कि उसका पैर सबसे खड़ी जगह पर फैले तारों में नहीं फंस गया। वह फिसल गई और गिर गई, और अगले ही पल वह स्टेलो की पहुंच में पानी में लुढ़क गई। जैसे ही पेटो ने ये कहानी सुनी, उसका दिल गुस्से से भर गया और उसने बदला लेने की कसम खा ली। इसलिए उसने तुरंत एक पुराना फर कोट हुक से निकाला और उसे पहनकर जंगल में चला गया। जब वो कुएं की ओर जाने वाले रास्ते पर पहुंचा तो उसने जल्दी से इधर उधर देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है, फिर खुद को ऐसे लेटाया जैसे वह जाल में फंस गया हो और कुएं में लुढ़क गया हो। हालांकि उसने अपना सिर पानी से बाहर रखने का ध्यान रखा। बहुत जल्दी ही उसे पत्तों की श श की आवाज़ सुनाई दी, और स्टालो झाड़ियों के बीच से अपना रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ा, ये देखने के लिए कि उसे खाने का मौका मिलता है या नहीं। कुएं में पेटो के सिर की पहली झलक देखकर वह जोर से हंसा और चिल्लाया, हाँ हाँ, इस बार यह बूढ़ा गधा है। मुझे आश्चर्य है कि इसका स्वाद कैसा होगा। और पट्टो को कुएं से बाहर खींचकर उसने उसे अपने कंधों पर फेंका और घर ले गया। फिर उसने उसके चारों ओर एक रस्सी बांधी और उसे भूनने के लिए आग पर लटका दिया, जबकि वह झोपड़ी के दरवाजे के सामने एक बक्सा बना रहा था, जिसे वह पट्टो के मांस को पकाने के लिए रखना चाहता था। बहुत कम समय में बक्सा लगभग बन चुका था और उसे कुल्हाड़ी से थोड़ा और काटना था, लेकिन काम का ये हिस्सा घर के अंदर पूरा करना आसान था, और उसने अपने एक बेटे को बुलाया जो अंदर आराम कर रहा था ताकि वह उसे औजार ला सके। युवक ने हर जगह देखा, लेकिन वह कुल्हाड़ी नहीं ढूंढ सका, क्योंकि पट्टो उसे उठाकर अपने कपड़ों में छिपाने में कामयाब हो गया था। मूर्ख आदमी, तुम्हें क्या काम है? उसके पिता ने गुस्से से बड़बड़ाया, और उसने पहले अपने एक बेटे को और फिर दूसरे बेटे को औजार लाने को कहा, लेकिन उन्हें अपने भाई से ज्यादा सफलता नहीं मिली। मुझे खुद ही आना होगा, मुझे लगता है, स्टालो ने बक्सा एक तरफ रखते हुए कहा। लेकिन इस बीच पेटो हुक से फिसल गया था और खुद को दरवाजे के पीछे छिपा लिया था, इसलिए जैसे ही स्टालो अंदर गया, उसके कैदी ने कुल्हाड़ी उठाई और एक ही वार में राक्षस का सिर जमीन पर लुढ़क गया। उसके बेटे ये दृश्य देखकर इतने डर गए कि वे सभी भाग गए।
और इस तरह पेटो ने अपने मृत बच्चों का बदला लिया। लेकिन हालांकि स्टालो मर चुका था, उसके 3 बेटे अभी भी जीवित थे और वे भी बहुत दूर नहीं थे। वे अपनी माँ के पास गए थे, जो चरागाहों पर कुछ हिरन चरा रही थी, और उससे कहा कि किसी जादू से, उन्हें नहीं पता क्या, उनके पिता का सिर उनके शरीर से लुढ़क गया था और वे इतने डर गए थे कि उनके साथ कुछ भयानक हो जाएगा, इसलिए वे उसके पास शरण लेने आए थे। राक्षसी ने कुछ नहीं कहा। बहुत पहले ही उसे पता चल गया था कि उसके बेटे कितने मूर्ख हैं, इसलिए उसने उन्हें हिरन का दूध निकालने के लिए बाहर भेज दिया, जबकि वह अपने पति के शव को दफनाने के लिए दूसरे घर लौट आई। अब चरागाह पर झोपड़ी से 3 दिन की यात्रा पर 2 भाई सोदनो अपनी बहन लाइमा के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, जो शिकार के दौरान बारहसिंगों के एक बड़े झुंड की देखभाल करती थी। हाल ही में एक दूसरे से कानाफूसी हुई थी कि 3 युवा स्टालोस चरागाह पर देखे जाएंगे, लेकिन सोदनो भाइयों ने खुद को परेशान नहीं किया, खतरा बहुत दूर लग रहा था। लेकिन दुर्भाग्य से एक दिन, जब लीमा झोपड़ी में अकेली रह गई, तो तीनों स्टालो नीचे आए और उसे और हिरन को अपनी झोपड़ी में ले गए। यह इलाका बहुत सुनसान था और शायद कोई नहीं जान पाता कि वो किस दिशा में गई थी, अगर लड़की झोपड़ी के पीछे एक दरवाजे के हैंडल पर धागे की एक गेंद बांधकर उसे अपने पीछे नहीं खींच पाती। बेशक गेंद इतनी लंबी नहीं थी कि वो पूरी तरह से जा सके, लेकिन वह बर्फीले रास्ते के किनारे पर पड़ी थी जो सीधे स्टालो के घर की ओर जाता था। जब भाई शिकार से लौटे तो उन्होंने झोपड़ी और शेड दोनों खाली पाए। वे जोर से चिल्लाए, लाइमा, लाइमा, लेकिन किसी ने उन्हें उत्तर नहीं दिया और वे चारों ओर खोजने लगे कि कहीं उनकी बहन ने उन्हें मार्गदर्शन करने के लिए कोई सुराग न दे दिया हो। आखिरकार उनकी नज़र बर्फ पर पड़े धागे पर पड़ी और वे उसका पीछा करने निकल पड़े। वे आगे बढ़ते गए और जब धागा आखिरकार रुक गया तो भाइयों को पता चल गया कि एक और दिन की यात्रा उन्हें स्टालोस के घर तक ले जाएगी। बेशक वे खुले तौर पर उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाए, क्योंकि स्टालोस में दिग्गजों की ताकत थी, और इसके अलावा वे 3 थे, इसलिए दोनों सोदनो एक बड़े झाड़ीदार पेड़ पर चढ़ गए जो एक कुएं के ऊपर लटका हुआ था। शायद हमारी बहन को यहाँ पानी भरने के लिए भेजा गया हो, उन्होंने एक दूसरे से कहा। लेकिन चांद निकलने से पहले ही बहन आई, और जब उसने अपनी बाल्टी कुएं में डाली तो पत्तियां मानो फुसफुसा रही थीं, लाइमा, लाइमा। लड़की चौंकी और ऊपर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं देख सकी, और एक पल में फिर से आवाज आई, सावधान रहो, ध्यान मत दो, अपनी बाल्टियां भर लो, लेकिन ध्यान से सुनते रहो, और हम तुम्हें बताएंगे कि क्या करना है ताकि तुम खुद भी बच सको और हिरन को भी आज़ाद कर सको। इसलिए लाइमैन पहले की अपेक्षा कुएं पर और भी नीचे झुक गया और पहले से भी अधिक व्यस्त दिखाई दिया। तुम्हें पता है, उसके भाई ने कहा, जब स्टालो को पता चलता है कि उसके खाने में कुछ गिर गया है, तो वो एक निवाला भी नहीं खाता, बल्कि उसे अपने कुत्तों को फेंक देता है। अब जब बर्तन को आग पर कुछ देर तक लटका दिया जाए और शोरबा लगभग पक जाए, तो बस लकड़ी के लट्ठे को ऊपर उठाओ ताकि कुछ राख बर्तन में उड़ जाए। स्टालो को जल्दी ही यह पता चल जाएगा और वह तुम्हें बुलाएगा कि सारा खाना कुत्तों को दे दो, लेकिन इसके बजाय तुम्हें इसे सीधे हमारे पास लाना होगा, क्योंकि हमने 3 दिन से कुछ खाया या पिया नहीं है। अभी तुम्हें बस इतना ही करना है। तब लीमा ने अपनी बाल्टियां उठाई और उन्हें घर में ले गई, और जैसा उसके भाइयों ने उससे कहा था वैसा ही किया। वे इतने भूखे थे कि उन्होंने बिना कुछ बोले लालच से खाना खा लिया, लेकिन जब बर्तन में कुछ भी नहीं बचा तो सबसे बड़ी ने कहा, मैं जो तुम्हें बताना चाहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। सबसे बड़े स्टेलो के ताज़ा खाना पकाने और खाने के बाद वह बिस्तर पर जाएगा और इतनी गहरी नींद सोएगा कि कोई चुड़ैल भी उसे जगा नहीं सकेगी। तुम उसे 1 मील दूर से खर्राटे लेते हुए सुन सकते हो, और फिर तुम्हें उसके कमरे में जाना होगा और उसे ढकने वाले लोहे के आवरण को हटाना होगा, और उसे तब तक आग पर रखना होगा जब तक कि वो लगभग लाल न हो जाए। जब ये हो जाए तो हमारे पास आओ और हम तुम्हें आगे के निर्देश देंगे। प्रिय भाइयों, मैं हर बात में आपकी बात मानूंगी, लाइमन ने उत्तर दिया, और उसने वैसा ही किया।
ऐसा हुआ कि इसी शाम को स्टालोस ने कुछ हिरन चरागाह से खदेड़ कर लाए थे और उन्हें घर की दीवार से बांध दिया था ताकि अगले दिन के खाने के लिए उन्हें आसानी से मारा जा सके। दोनों सोदनोस ने देखा था कि वे क्या कर रहे थे और जानवर कहाँ सुरक्षित रखे गए थे, इसलिए आधी रात को जब सब शांत था वे अपने पेड़ से नीचे उतरे और हिरन को उनके सींगों से पकड़ लिया जो आपस में बंधे हुए थे। जानवर डर गए और हिनहिनाने लगे और लात मारने लगे, मानो वे आपस में लड़ रहे हों, और शोर इतना बढ़ गया कि सबसे बड़ा स्टालो भी इससे जाग गया, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अपने बिस्तर पर खुद को उठाते हुए उसने अपने सबसे छोटे भाई को बुलाया कि वो बाहर जाए और हिरन को अलग करे, अन्यथा वे निश्चित रूप से खुद को मार लेंगे। युवा स्टालो ने जैसा कहा गया था वैसा ही किया और घर से बाहर निकल गया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला, सोदनों में से एक ने उसके दिल पर चाकू से वार कर दिया और वह बिना कराह के गिर पड़ा। फिर वे हिरन को डराने के लिए वापस गए और शोर पहले की तरह ही तेज हो गया और दूसरी बार स्टालो जाग गया। लड़का जानवरों को अलग करने में सक्षम नहीं लग रहा है, उसने अपने दूसरे भाई से कहा, जाओ और उसकी मदद करो, नहीं तो मैं कभी सो नहीं पाऊंगा। इसलिए भाई चला गया और एक पल में जब वह घर से बाहर निकला तो सबसे बड़े सोदनों की तलवार से मारा गया। स्टेलो ने बिस्तर पर थोड़ी देर तक इंतजार किया जब तक कि सब कुछ शांत न हो जाए, लेकिन जब हिरन के सींगों की आवाज़ पहले की तरह ही खराब हो गई तो वह गुस्से में अपने बिस्तर से उठा और खुद से बुदबुदाया। यह आश्चर्यजनक है कि वे स्वयं अपना ताला नहीं खोल सकते, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई भी उनकी मदद करने में सक्षम नहीं है। तो मुझे लगता है कि मुझे जाकर यह करना चाहिए। अपनी आंखें मलते हुए वह फर्श पर खड़ा हो गया और अपनी बड़ी भुजाएं फैलाकर एक जम्हाई ली जिससे दीवारें हिलने लगीं। नीचे सोदनोस ने ये सुना और खुद को एक बड़े दरवाजे पर और एक पीछे के छोटे दरवाजे पर खड़ा कर लिया, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि उनका दुश्मन कहाँ से बाहर आएगा। स्टेलो ने अपना लोहे का मेंटल बिस्तर से उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, जहाँ वह हमेशा पड़ा रहता था, लेकिन मेंटल वहाँ नहीं था। उसे आश्चर्य हुआ कि यह कहाँ हो सकता है और इसे किसने हटाया होगा, और सभी कमरों में खोजने के बाद उसने पाया कि यह रसोई की आग पर लटका हुआ है। लेकिन पहले स्पर्श ने उसे इतनी बुरी तरह से जला दिया कि उसने इसे अकेला छोड़ दिया और अपने हाथ में एक छड़ी के अलावा कुछ भी नहीं लेकर पिछले दरवाजे से चला गया। युवा सोदनो उसके लिए तैयार खड़ा था और जैसे ही स्टालो दहलीज से गुजरा उसने उसके सिर पर ऐसा वार किया कि वह जोर से लुढ़क गया और फिर कभी नहीं हिला। सोदनोस ने उसकी परवाह नहीं की, बल्कि जल्दी से छोटे स्टालोस के कपड़े उतार दिए जो उन्होंने खुद पहने हुए थे। फिर वे तब तक चुपचाप बैठे रहे जब तक भोर नहीं हो गई और वे स्टालोस की माँ से यह पता नहीं लगा पाए कि खजाना कहाँ छिपा है। सूरज की पहली किरण के साथ ही युवा सोदनो ऊपर चला गया और बूढ़ी औरत के कमरे में दाखिल हुआ। वह पहले से ही उठ चुकी थी और कपड़े पहन रही थी और खिड़की के पास बैठकर बुनाई कर रही थी, और युवक धीरे से अंदर आया और फर्श पर बैठ गया, अपना सिर उसकी गोद में रख दिया। कुछ देर तक वह चुप रहा, फिर उसने धीरे से फुसफुसाया, मुझे बताओ प्रिय माँ, मेरे बड़े भाई ने अपना धन कहाँ छुपाया था? उसने उत्तर दिया, ये कितना अजीब प्रश्न है, तुम्हें अवश्य पता होगा। नहीं, मैं भूल गया हूँ, मेरी याददाश्त बहुत खराब है। उसने दरवाजे के नीचे एक गड्ढा खोदा और उसे वहां रख दिया, उसने कहा। और फिर एक बार विराम हुआ। थोड़ी देर बाद सोदनो ने फिर पूछा, और मेरे दूसरे भाई का पैसा कहाँ होगा? क्या तुम्हें ये भी नहीं पता? माँ ने आश्चर्य से कहा, हाँ, एक बार ऐसा हुआ था, लेकिन जब से मैं सिर के बल गिरा हूँ मुझे कुछ भी याद नहीं है। वह भट्टी के पीछे है, उसने उत्तर दिया, और फिर सन्नाटा छा गया। माँ, प्यारी माँ, युवक ने आखिरकार कहा, मैं आपसे पूछने से डर रहा हूँ, लेकिन मैं वास्तव में हाल ही में बहुत मूर्ख हो गया हूँ। मैंने अपना पैसा कहाँ छिपाया था? लेकिन इस सवाल पर बूढ़ी औरत भड़क उठी और उसने कसम खाई कि अगर उसे कोई छड़ी मिल जाए तो वह उसकी याददाश्त वापस ला देगी। सौभाग्य से
कोई छड़ी उसके हाथ में नहीं थी और सोदनों ने थोड़ी देर बाद उसे फिर से खुश करने में कामयाबी हासिल की और आखिरकार उसने उसे बताया कि सबसे छोटे स्टालों ने अपना खजाना उसी जगह पर छिपा रखा है जहां वह बैठी थी। प्रिय माँ, लाइमन ने कहा, जो अदृश्य रूप से अंदर आया था और आग के सामने घुटनों के बल बैठा था। प्रिय माँ, क्या आप जानती हैं कि आप किससे बात कर रही थीं? बूढ़ी औरत चौंकी, लेकिन धीरे से जवाब दिया, मुझे लगता है ये सोडनो है। आपने सही अनुमान लगाया है, लाइमा ने उत्तर दिया। स्टालोस की माँ ने अपनी लोहे की बेत की तलाश की, जिसका उपयोग वह हमेशा अपने शिकार को मारने के लिए करती थी, लेकिन वह वहाँ नहीं थी, क्योंकि लाइमा ने उसे आग में डाल दिया था। बूढ़ी औरत ने पूछा, मेरी लोहे की बेत कहाँ है? तारांकन वहाँ, लाइमा ने आग की लपटों की ओर इशारा करते हुए उत्तर दिया। वृद्ध महिला ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया, लेकिन उसके कपड़ों में आग लग गई और कुछ ही मिनटों में वह जलकर राख हो गई। सोदनों भाइयों को खजाना मिल गया और वे उसे, अपनी बहन और हिरन को अपने घर ले गए और वे पूरे लापलैंड में सबसे अमीर आदमी बन गए।